नमस्कार दोस्तों, मैं जेके मौर्य स्वागत करता हूं आप लोगों का लॉर्ड बुद्धा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद और विधानसभा का तुलनात्मक अध्ययन हम लोग करेंगे, जिसे आप विधायिका कहते हैं। केंद्र में पार्लियामेंट होता है, संसद होता है, उसी तरह से राज्यों में विधान परिषद और विधानसभा होता है। राज्यसभा आपको पता है, ये तो राज्यसभा कहते हैं इसको। लोकसभा भी आपको पता है, इसको हम कहते हैं अपर हाउस। राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं, लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं। इसी तरह से राज्यों में विधान परिषद और विधानसभा होती है। विधान परिषद जिसे लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं, ठीक है। इसके जो मेंबर होते हैं वो एमएलसी होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। और जो विधानसभा के मेंबर होते हैं वो होते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। विधानसभा को क्या कहते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, ठीक है। और राज्यसभा को क्या कहते हैं? राज्यसभा को तो राज्यसभा ही कहते हैं, दोनों को मिलाकर के पार्लियामेंट। चलिए एक थोड़ा सा हम आपको स्ट्रक्चर बना देते हैं यहाँ समझने के लिए, फिर हम लोग आके डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर हम केंद्र की बात करें दोस्तों, तो इस तरह से अगर आपसे पूछा जाए पार्लियामेंट क्या है, संसद के अंग कौन कौन से हैं, तो आप यहाँ पे क्या कहेंगे? ये हो गया आपका लोकसभा, जिसको आप कहते हैं लोअर हाउस। इसे क्या कहते हैं? लोअर हाउस। एक होता है राज्यसभा, जिसे आप कहते हैं अपर हाउस, ठीक है, अपर हाउस। और यहाँ पे होते हैं आपके प्रेसिडेंट साहब होते हैं। और ये तीनों मिल करके, ठीक है, ये तीनों मिल करके संसद बनाते हैं। तो अगर पूछा जाए संसद के अंग कौन कौन से हैं, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति भी इसका अंग होता है। इसका विशेष ध्यान रखना है। थोड़ा सा इनके एज के बारे में देखते हैं। इसका अगर आपको लोकसभा का सदस्य बनना है तो जो मिनिमम एज दोस्तों होनी चाहिए वो होनी चाहिए 25 ईयर, 25 साल कम से कम होना चाहिए, ठीक है। अगर लोकसभा का मेंबर आपको बनना है तो कितनी एज होनी चाहिए? 25 साल होनी चाहिए, 25 साल। और अगर राज्यसभा का मेंबर बनना है तो 30 साल। इसीलिए इसको अपर हाउस कहते हैं, उच्च सदन। उच्च सदन क्यों कहते हैं? यहाँ 25 ही साल से पे आप इसके सदस्य बन सकते हैं, लेकिन यहाँ का सदस्य बनने के लिए 30 साल होना अनिवार्य है। प्रेसिडेंट बनने के लिए कितना साल होना चाहिए? 35 साल की उम्र कम से कम होनी चाहिए। तो ये आपको समझना है। इसी तरह से अगर हम राज्यों में देखें दोस्तों, अगर राज्यों में देखें तो इस तरह से राज्यों में होता है आपका, अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका, इसको आप कहेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली। ये आपका क्या हो गया? ये हो गया आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल और ये हो गए आपके गवर्नर, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल और गवर्नर, ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं? विधानमंडल बनाते हैं राज्यों में, ठीक है। तो इसके लिए भी वही सेम प्रोसेस है। देखिए, जब भी आपको पॉलिटी पढ़ना हो ना, तो आप अलग अलग मत पढ़िए, सभी को एक दूसरे से कंपेयर पढ़ के। जब आप राष्ट्रपति पढ़िए तो आप स्टेट में गवर्नर पढ़िए, ठीक है। जब आप सुप्रीम कोर्ट पढ़िए तो यहाँ हाई कोर्ट पढ़िए। जब प्रधानमंत्री पढ़िए तो यहाँ पे क्या पढ़ेंगे आप? यहाँ पे आप मुख्यमंत्री पढ़ेंगे। तो लगभग सारी चीजें सेम हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत जो डिफरेंस है उसको आप समझ लेंगे तो आप एक साथ सभी चीजों को बिल्कुल एक तो अच्छे से तैयार हो जाएगा, कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और आपका कम समय में ज्यादा चीजों को आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। तो अगर इस तरह से आप पढ़ते हैं तो जो लक्ष्मीकांत की बुक है आप उसको मुश्किल से 10 दिन के अंदर पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये जानना हो कि लक्ष्मीकांत की बुक को 10 दिन में कैसे तैयार करें तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फिलहाल मैं कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को मेन चीजें पढ़ाने के लिए। तो इसमें देखिए, तो इसी तरह से इनकी जो उम्र होनी चाहिए कम से कम वो कितनी होनी चाहिए? 25 ईयर होना चाहिए दोस्तों। और अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनना है तो 30 ईयर होना चाहिए, ठीक है। और अगर गवर्नर बनना है तो कितना होना चाहिए? 35 ईयर होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे केंद्र में बाई कैमरल सिस्टम है, द्विसदनात्मक व्यवस्था, ठीक है। बाई कैमरल सिस्टम का मतलब होता है कि जब दो हाउस होते हैं, दो सदन होते हैं, द्विसदन कहते हैं इसको, ठीक है। तो लोकसभा, राज्यसभा और ये क्या है? प्रेसिडेंट, ये तीनों मिल करके एक सदन, एक जो है पार्लियामेंट बनाते हैं। तो ये तीनों पार्लियामेंट के अंग होते हैं। आगे और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे इसका जो चुनाव होता है, ठीक है, इसका चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष चुनाव होता है। कैसा चुनाव होता है दोस्तों? ये प्रत्यक्ष चुनाव होता है। और इनका चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, ठीक है। प्रत्यक्ष का मतलब होता है कि जब जनता खुद वोट देती है, जो लोग 18 साल पूरा कर चुके हैं वो लोग जब खुद वोट देते हैं,
खुद जा करके, तो उसको कहते हैं प्रत्यक्ष रूप से वोट देते हैं तो ये प्रत्यक्ष हो जाता है, और ये अप्रत्यक्ष तरीके से इनका चुनाव होता है जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं। ठीक है, तो उसको अभी हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से लोग इस चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक है, तो ये प्रत्यक्ष चुनाव होता है। ठीक है, तो इसके बाद अगर राष्ट्रपति की बात की जाए तो इनका भी अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। इसी तरह से इसमें लोकसभा, जो ये विधानसभा है, इसके भी जो सदस्य होते हैं इनका भी प्रत्यक्ष तरीके से चुनाव होता है, और जो विधान परिषद होता है इसका अप्रत्यक्ष तरीके से चुनाव होता है। इसका जो कार्यकाल होता है 5 साल का होता है, और ये क्या है, अस्थायी सदन है। अस्थायी सदन, अस्थायी सदन का मतलब दोस्तों ये होता है कि हर 5 साल के बाद ये पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है, और इसके सभी सदस्य फिर से जो है, मतलब जो चुन के आते हैं वही इसके सदस्य बनते हैं। फिर से चुनाव होता है, और जो पहले चुने हुए थे वो सब डिसॉल्व हो जाते हैं 5 साल के बाद, उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है, और फिर से नए लोग या वही लोग फिर से चुन के आते हैं तो इसके सदस्य होते हैं। अगर चुनाव हार जाते हैं तो इसके सदस्य नहीं होते हैं। राज्यसभा की बात की जाए तो ये क्या है, ये परमानेंट हाउस है, और इसका कार्यकाल होता है 6 साल का, और ये कभी भी पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होता है, बल्कि हर 2 साल के बाद इसके जो 1/3 सदस्य होते हैं, ठीक है, 1/3 सदस्य जो होते हैं उनका कार्यकाल पूरा होता है, और उनकी जगह पे उतने लोग रिटायर हो जाते हैं, उनका कार्यकाल पूरा होता है, और उनकी जगह पे फिर से नए लोग चुन करके आते हैं, या फिर उन्हीं में से दोबारा चुनाव लड़ते हैं तो वो चुन के आ सकते हैं, या फिर नए लोग आ सकते हैं। ठीक है, और राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत भी किया जाता है। वो किसके द्वारा किया जाता है, तो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। ये सब अभी हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ भी ये आपका क्या है, इसका भी कार्यकाल 5 साल का है। इसका कार्यकाल दोस्तों कितना है, इसका कार्यकाल है 6 साल। ये अस्थाई सदन है, परमानेंट हाउस है, और इसी तरह जैसे यहाँ पे हर 2 साल के बाद 1/3 सदस्यों का चुनाव फिर से रिटायर होते हैं, और उनकी जगह पे फिर से चुनाव होता है, और जो लोग चुने जाते हैं वो सदन में आते हैं। तो ये बाइकैमरल सिस्टम है, और इसको अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए इसको मैं फिलहाल इरेज कर दे रहा हूं। तो इसमें देखिए, इसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या की अगर बात की जाए दोस्तों, तो कितने सदस्य हो सकते हैं, तो 250 हो सकते हैं राज्यसभा में। इसके बारे में जो जिक्र किया गया है वो कहाँ जिक्र किया गया है, तो अनुच्छेद 80 में। ठीक है, अनुच्छेद 80 में इसके बारे में जिक्र किया गया है कि ठीक है, कि इसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है। अगर हम वर्तमान में बात करें तो 245 सदस्य हैं, जिनमें से 12 जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, और 233 सदस्य जो होते हैं वो निर्वाचित किए जाते हैं। लोकसभा का जिक्र किया गया है अनुच्छेद 81 में। ठीक है, और विधानसभा, विधान परिषद की बात की जाए तो अनुच्छेद 171, और विधानसभा जो है वो अनुच्छेद 170। जैसे लोकसभा होता है केंद्र में, उसी तरह से राज्यों में कौन होता है, तो विधानसभा होती है। जैसे राज्यसभा केंद्र में होता है, उसी तरह से विधान परिषद राज्यों में होती है। तो इसका अनुच्छेद, ये तो इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको याद होना ही चाहिए। लोकसभा में अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। ठीक है, राज्यों में कितने अधिकतम प्रतिनिधि आ सकते हैं, 530 आ सकते हैं। संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकतम प्रतिनिधि की बात की जाए तो 20 आ सकते हैं। ठीक है, और राष्ट्रपति के द्वारा 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता था, जो कि 104वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको निश्चित कर दिया गया। ये इसलिए रखा गया था कि जो एंग्लो इंडियन लोग हैं, अगर उनका प्रतिनिधित्व नहीं है तो उसको राष्ट्रपति के द्वारा 2 सदस्यों का मनोनयन किया जाता था, और इसी तरह से राज्यों में 1 सदस्यों का मनोनयन किया जाता था। तो 104वें संविधान संशोधन के द्वारा केंद्र से भी हटा दिया गया और राज्यों से भी हटा दिया गया। ठीक है, तो इसमें जो न्यूनतम सदस्य विधान परिषद में हो सकते हैं वो कितने हैं, 40 हैं। लेकिन इसका कुछ अपवाद भी हम लोग देखेंगे अभी आगे। अधिकतम संख्या जो विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या का 1/3, यानी कि जितने भी विधानसभा सदस्य हैं उस राज्य में। ठीक है, अगर हर राज्य में विधानसभा के सदस्यों की संख्या अलग अलग होती है, तो जिस राज्य में जितनी विधानसभा की सदस्यों की संख्या है उसका 1/3 जो है, कुल विधानसभा की सदस्यों की संख्या का 1/3 विधान परिषद में हो सकते हैं, और 1/6 जो सदस्य हैं वो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो अधिकतम सदस्य 1/3, और इसमें से 1/6 जो है वो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। ठीक है, विधानसभा की बात की जाए तो अधिकतम संख्या 500 हो सकती है, और न्यूनतम 60 हो सकती है। ठीक है, अधिकतम कितना, 500, न्यूनतम 60। लेकिन अनुच्छेद 371 के तहत
ठीक है, वर्तमान में कहीं कम भी हो सकती है, इससे कहीं ज्यादा भी अपवाद भी है। जैसे गोवा में 40 है, जैसे कहा गया कि न्यूनतम 60 हो सकता है, लेकिन गोवा में तो कम है ना, 40 ही है। सिक्किम में कम है, 32 ही है। तो जो छोटा स्टेट है, छोटे राज्य है, तो वहां बहुत ज्यादा अगर 60 से कम भी है तो चलेगा। इसके लिए स्पेशल प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 371 में। तो आई होप आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए अगले स्लाइड की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पे इसको डिटेल में देखने वाले हैं। तो ये राज्यसभा है, ये लोकसभा है, ठीक है, ये जो है आपका विधान परिषद है, और ये क्या है, विधानसभा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ये क्या है दोस्तों, ये है आपका विधान परिषद और ये विधानसभा है, इसको ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, ठीक है। तो अब हम लोग इसका और आगे डिटेल में देखते हैं, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए लोकसभा में वर्तमान में, जैसे अभी आप लोगों ने देखा था कि अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 550 हो सकती है, 550 और 2 552। तो इसमें देखिए वर्तमान में कितनी सदस्य संख्या है, 543 है, जिसमें से 524 राज्यों से है और 19 जो है यूनियन टेरिटरी यानी कि संघ राज्य से है, ठीक है। जब आपका जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र नहीं था तो 6 और जुड़ जाते थे, 6 कम हो जा रहे थे तो 13 हो गए थे, और इधर आपके 6 बढ़ गए थे तो ये 530 और 13 हो जाते थे, 2 मनोनीत हो जाते थे। तो ये मनोनीत वाला भी हट गया, तो अब 524 और 19 9 4 13, तो 543 सदस्य इस समय है आपके लोकसभा में, ठीक है। और जैसा कि विधान परिषद जो है वो सभी राज्यों में नहीं है, ठीक है, कुछ ही राज्यों में है। तो जहां विधान परिषद है वहां पे उसका जिक्र है, और जहां पे नहीं है तो उससे मतलब नहीं है। तो अब देखिए अगर हम बात करें लेजिस्लेटिव असेंबली की, विधानसभा की, तो इसमें जो है एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने का प्रावधान था, जो कि 104वें संविधान संशोधन के द्वारा निश्चित कर दिया गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जो चुनाव प्रणाली हम लोगों ने अभी देखा था कि अप्रत्यक्ष तरीके से चुनाव होता है राज्यसभा का, ठीक है, और जो विधान परिषद है उसका भी अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, ठीक है। प्रत्यक्ष चुनाव होता है आपका लोकसभा का और प्रत्यक्ष चुनाव होता है आपका विधानसभा का, ठीक है। जैसे आपके एमएलए चुन के आते हैं राज्यों से, जैसे यूपी में एमएलए चुन के जाते हैं और उसके बाद वो मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं, और इसी तरह से यहाँ पे एमपी चुन के जाते हैं। यहां से कौन चुन के जाता है, एमपी, और यहां पे क्या होते हैं, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो इनको एमपी कहते हैं, ठीक है। ये चुनाव कैसे होता है, जो प्रत्यक्ष चुनाव है जनता के द्वारा। चुनाव पद्धति की अगर बात की जाए तो प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई गई है, यानी कि हर प्रदेश में जनसंख्या के आधार पर सीटों को निर्धारित कर दिया गया है कि किस राज्य में कितनी संख्या होगी। जैसे अगर बात की जाए लोकसभा की, तो सबसे ज्यादा संख्या यूपी में है, 80 लोकसभा की सीटें हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा सीटें क्या है, देखिए आप जिस स्टेट का एग्जाम दे रहे हो वहां के बारे में आपको लोकसभा की सीट पता होनी चाहिए, आपके विधान सभा की सीट पता होनी चाहिए, विधान परिषद की सीट पता होनी चाहिए, और राज्यसभा की सीटें पता होनी चाहिए। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, किस स्टेट में सबसे ज्यादा सीटें हैं, किस स्टेट में सबसे कम सीटें हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसमें जो चुनाव होता है वो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम होता है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का क्या मतलब है, एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र प्रत्यक्ष चुनाव होता है, यानी कि एक क्षेत्र से एक ही प्रतिनिधि का चुनाव होना है, एक ही सदस्य का चुनाव होना है एक निर्वाचन क्षेत्र से, और यह प्रत्यक्ष चुनाव होगा, यानी कि जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वोट दिया जाएगा, ठीक है। चुनाव में इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया जाएगा और प्रत्यक्ष रूप से वोट दिया जाएगा, और जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेगा, ठीक है, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेगा वो जो है वहां से इलेक्ट हो जाएगा, वो विजयी घोषित किया जाएगा। इसी को कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, जिसको सबसे ज्यादा मत प्राप्त होंगे, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि 50+% जो है मत हो, कोई कम से कम मत पा करके भी अगर वो दूसरों से सबसे ज्यादा मत पाता है तो वो विजयी घोषित हो जाता है, ठीक है। अप्रत्यक्ष में क्या होता है, इसके लिए जो है एक निर्वाचक मंडल बनाया जाता है, ठीक है। जो राज्यसभा का चुनाव होता है निर्वाचक मंडल के द्वारा उसका अप्रत्यक्ष तरीके से चुनाव होता है। इसमें कौन कौन से, इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन से लोग होते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और आपसे पूछा जा सकता है। इसमें विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। तो जैसे अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में अगर राज्यसभा के किसी भी सीट का चुनाव होना है तो कौन भाग लेगा, तो उसमें जो विधानसभा के जो मेंबर होंगे उत्तर प्रदेश के वही लोग। चूंकि राज्यसभा
राज्यसभा जो है ये किसका प्रतिनिधित्व करता है, राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, ताकि उसमें राज्यों का भी प्रतिनिधित्व कहां हो, केंद्र सरकार में। नहीं तो लोकसभा जो होता है वो सेंटर का प्रतिनिधित्व करता है, तो सेंटर अपना मनमानी करेगा। पता चले राज्यों में सरकार किसी और की है, केंद्र में किसी और की है, तो फिर राज्यों के हित के बारे में बात नहीं हो सकती। जिस राज्य में जो केंद्र सरकार की पार्टी है उसका अगर यहां पे सरकार नहीं होगी तो उसके हित की बात नहीं हो पाएगी। तो इसलिए राज्यों का प्रतिनिधित्व भी होता है, क्योंकि आपको पता है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों से जब तक कोई भी बिल पास नहीं होता है तब तक वो कानून नहीं बन सकता है। तो इसलिए चूंकि स्टेट वहां पे राज्यसभा में कौन बैठे हैं, वहां पे राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए बैठे हैं, तो वहां पे भी जब पास होगा तभी होगा। लोकसभा में तो हमेशा पास हो ही जाएगा, क्योंकि केंद्र में जिसकी भी सरकार होगी जाहिर सी बात है कि बहुमत उसी का होगा, तभी वो सरकार में होगा। तो इसलिए इस सिस्टम को अडॉप्ट किया गया है ताकि राज्यों के भी हित की बात हो सके वहां पे। तो देखिए यहां पे जो चुनाव होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पे होता है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति होता है। चुनाव मनोनयन का आधार साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा। देखिए जो 12 सदस्यों का मनोनयन हम लोगों ने अभी देखा था कि पढ़ा किया जाता है, तो कौन से लोग हो सकते हैं, साहित्य, कला, विज्ञान या समाज सेवा में जो उत्कृष्ट अपना योगदान दे रहे हैं देश के लिए, राष्ट्र के लिए, उन 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चुनाव की पद्धति क्या है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है। ठीक है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा इसका चुनाव किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, सेम इसी तरह से, बस केवल इन दोनों को पढ़िए और बाकी ये दोनों उसी तरह से। ये भी अप्रत्यक्ष चुनाव है। तो जैसे आपका राज्यसभा में जो निर्वाचक मंडल है इसमें विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य देखिए एंग्लो इंडियन मनोनीत होते हैं, अपॉइंटेड होते हैं, उनको नहीं लिया जाता है इसमें, हालांकि अब तो वो हटा भी दिया गया है। तो इसमें देखिए इसमें भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा। अब इसमें जो निर्वाचक मंडल बनेगा उसमें कौन कौन से लोग होंगे, तो 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों के द्वारा, यानी कि जितने भी लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर की संख्या होगी उसका 1/3 सदस्य जो विधानसभा के सदस्य हैं, ठीक है, उनके द्वारा इनका जो है चुनाव होगा। और 1/3 सदस्यों का चुनाव कैसे होगा, जो स्थानीय संस्थाओं के सदस्यों के द्वारा, जैसे नगर पंचायत है, जिला पंचायत है, और ये जो स्थानीय संस्थानें हैं इनके द्वारा। और 1/12 सदस्यों का जो निर्वाचन होगा वो ऐसे लोगों के द्वारा जो 3 साल से स्नातक या स्नातक के समतुल्य हैं, इनके द्वारा। ठीक है, एमएलसी का जो शैक्षिक एमएलसी का चुनाव होता है वो इन्हीं के द्वारा होता है। ठीक है, तो जो 3 साल से स्नातक कर चुके हैं या उसके तुल्य कोई डिग्री लिए हुए हैं, तो वो लोग इसमें चुनाव में पार्टिसिपेट, मतलब उन्हें वोट दे सकते हैं, उनके द्वारा चुने जाएंगे। और 1/12 जो सदस्य हैं वो 3 साल से माध्यमिक स्तर या उससे ऊंचे स्तर की कक्षाओं में शिक्षक हैं, इनके द्वारा। यानी कि इसमें वोट कौन देगा, इसमें प्रत्यक्ष रूप से जनता वोट नहीं देती है, बल्कि ये लोग वोट देते हैं। तो ये 1/12 जो सीटें हैं उनके चुनाव में जो पार्टिसिपेट करेंगे लोग, मतदाता कौन होंगे, तो वो होंगे जो 3 साल से माध्यमिक स्तर या उससे ऊंचे स्तर की कक्षाओं में शिक्षक हैं। और 1/6 जो सीटें हैं वो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत की जाएगी। और सेम उसी तरह से जैसे यहां मनोनीत की जाती थी कि साहित्य, कला, समाज सेवा, विज्ञान, सहकारी आंदोलन में ऐसे लोगों ने भाग लिया हो, तो इनका जो है जैसे यहां पे राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता था, उसी तरह से यहां पे राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अगर हम बात करें विधानसभा की, तो ये प्रत्यक्ष चुनाव होता है और इसके जो सदस्य होते हैं वो एमएलए कहलाते हैं, विधायक कहलाते हैं। ये जो है प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें जैसे कि नागालैंड है, सिक्किम है, कुछ स्थानों पर सर्वोच्च निर्वाचन के द्वारा इनका चुनाव होता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि 2 हैं, जैसे कि नागालैंड और सिक्किम। ठीक है, अगर हम बात करें कार्यकाल और अवधि की, तो अभी हम लोगों ने बात किया था कि ये अस्थाई सदन है। ठीक है, अस्थाई सदन है। यहां एक बार हम फिर से बना दे रहे हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से ये चीजें कंपेयर करने में आसानी हो। तो ये देखिए, ये जो है आपका हो गया, ये आपका हो गया केंद्र सरकार का, जहां से पीएम बनते हैं। ठीक है, और हम राज्य वाला ले लें। ठीक है, तो यहां पे ये कौन होता है दोस्तों, तो यहां पे ये होते हैं प्रेसिडेंट होते हैं केंद्र में,
यहां पे कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। इसको दिमाग में देखिए, कॉन्सेप्ट जब आपका क्लियर होगा ना तो इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव में कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो आपसे गलती होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं होगी। एटलीस्ट इतना तो आप जान जाएंगे कि ये नहीं हो सकता है। तो ये देखिए, ये क्या है आपका लोकसभा, ठीक है, ये हो गया आपका लोकसभा, और ये है दोस्तों राज्यसभा, ठीक है। इसी तरह से यहां पे कौन होता है, राज्यपाल या फिर गवर्नर होता है, ठीक है, गवर्नर होता है। और ये हो गया आपका, यहाँ पे क्या होते हैं, एमएलए लेजिस्लेटिव असेंबली, और यहाँ पे एमएलसी लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये आपका अस्थाई सदन है, अस्थाई, और ये क्या है, अस्थाई है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अस्थाई सदन। अस्थाई सदन आप किसे कहते हैं, जो राज्यसभा है ये अस्थाई सदन है। और अस्थाई सदन कौन सा है, जो आपका लोकसभा, लोकसभा क्या है, अस्थाई सदन है, और 5 साल के बाद, ठीक है, ये डिजॉल्व होता है और यहां के नए मेंबर फिर से चुन के आते हैं। हालांकि राष्ट्रपति अगर चाहे तो 5 साल से पहले भी इसका विघटन कर सकता है, और अगर विशिष्ट स्थितियों में, जैसे कि कभी आपातकाल लागू हो गया या कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है कि चुनाव करा पाना अभी संभव नहीं है, तो इसका कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है, ठीक है। इसका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है। एक सदस्य एक बार चुन के गया तो 6 वर्ष तक चुनाव, मतलब 6 वर्ष तक उसका सदस्य होता है, और हर 2 साल के बाद इनका रिटायरमेंट होता रहता है, ठीक है। ये भी अस्थाई सदन है। जो आपका कौन सा है, जो राज्यों में है, ये क्या है आपका अस्थाई सदन है दोस्तों, ठीक है, अस्थाई सदन है। और ये क्या है, अस्थाई है, टेम्पोररी हाउस, ठीक है। तो ये अस्थाई हो गया। तो सामान्यतः तो ये 5 साल के लिए है आपका, जो आपका विधानसभा है। लेकिन जैसे यहां पे, जैसे लोकसभा में जरूरत पड़ी तो इसका पहले भी विघटन कर सकते हैं, और जरूरत पड़ी तो इसका कार्यकाल 5 साल से ज्यादा भी किया जा सकता है। इनकी जो न्यूनतम आयु है, इसकी न्यूनतम आयु अभी मैंने आप लोगों को बताया था, कितनी न्यूनतम आयु है इसकी, 30 साल, ठीक है। यहां पे देखिए, इसकी न्यूनतम आयु 30 साल है, सॉरी, इसकी न्यूनतम जो आयु है, ये तो आपका लोकसभा है ना 25 साल, और राज्यसभा की न्यूनतम आयु 30 साल, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये आपका लोकसभा की न्यूनतम आयु 25 साल और राज्यसभा की न्यूनतम आयु 30 साल। इसी तरह से जो यहां पे लोअर हाउस है, इसकी उम्र 25 साल और इसकी उम्र 30 साल, इसको हम लोगों ने भी पहले भी देखा था, ठीक है। और कौन होना चाहिए, भारत का नागरिक, जो भारत का नागरिक होगा वही इनका सदस्य बन सकता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें लेजिस्लेटिव काउंसिल की, तो यहां भी देखिए 30 साल, और अगर बात किया जाए विधानसभा की तो यहां पे 25 साल लेजिस्लेटिव असेंबली की, ठीक है। अगर हम बात करें ये सदस्यता की अर्हता क्वालिफिकेशन की बात हो रही है, तो संविधान की 3री अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए प्रारूप दिया गया है, और शपथ की बात की गई है। तो जैसा अभी हम लोगों ने शेड्यूल पढ़ा था, तो उसमें शपथ की बात की गई है, किस अनुसूची में, 3री अनुसूची में। तो सभी की शपथ की कहां बात की गई है, इन सभी के लिए 3री अनुसूची में शपथ की बात की गई है, ठीक है। और इसके अलावा अगर संसद के द्वारा कोई और अर्हता पास कर दिया जाता है तो उसको क्वालिफाई करना होगा, ठीक है, अगर भविष्य में किया जाता है तो, अदरवाइज ये सारी चीजें हैं। चलिए अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब बात करते हैं, अगर इनके डिस्क्वालिफिकेशन की बात करें, किस आधार पर इनको इनके पद से हटाया जा सकता है, तो पहला तो शर्त यह है कि लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। जैसा आप लोगों ने देखा होगा कि जब पहली बार दिल्ली में सरकार बनी थी तो उसके कुछ समय के बाद उनके कुछ विधायकों को डिस्क्वालिफाइड कर दिया गया था, इस आधार पर कि वो लाभ के पद पर थे, ठीक है। तो अगर लाभ के पद पर है तो उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो ये तीनों में सेम चीजें, अगर तीनों में से कोई भी अगर लाभ के पद पर है तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अगर वे 10वीं अनुसूची के अनुसार, ठीक है, दल बदल विरोधी कानून के आधार पर अयोग्य होते हैं तो फिर उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो ये चीजें सभी पे लागू होती है, दल बदल जो है ये सभी पे, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद सभी पे लागू होता है। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए। अभी इसके पहले वीडियो में मैंने बताया था कि दल बदल जो है ये कब लाया गया था, किस संविधान संशोधन के द्वारा, जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताइए। अगर किसी चुनाव में भ्रष्ट आचरण का दोषी सिद्ध किया गया है किसी चुनाव में, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी भी अपराध में 2 वर्ष के लिए दोषी सिद्ध हो गया हो या उससे अधिक की सजा मिली हो,
ठीक है, तो उसे आप डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। ठीक है, 2 वर्ष या 2 वर्ष से ज्यादा की सजा अगर किसी को मिली है तो वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। सरकारी भ्रष्टाचार या सामाजिक अपराध में लिप्त न पाया गया हो, ठीक है, अगर लिप्त पाया जाता है तो उसे डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। निर्हरता संबंधी प्रश्न राष्ट्रपति को निर्देशित किए जाने का प्रावधान है। तो ये कौन निर्देशित करेगा? तो ये राष्ट्रपति को ये प्रावधान दिया गया है कि वो निर्देशित कर सकता है। ठीक है, तो सेम चीजें, वही जो चीजें आपने इसमें देखा, इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आप कंपेयर करके पढ़ते हैं तो अगर आप एक चीज पढ़ेंगे तो सारी चीजें आपको क्लियर, वही सारी चीजें यहां भी लिखी हुई हैं, वही सारी चीजें यहां भी लिखी हुई हैं। ठीक है, यहां पे राज्यपाल निर्देशित करेगा जो निर्हरता संबंधी प्रश्न है। ठीक है, जहां पे यहां पे राष्ट्रपति था, यहां पे कौन हो जाता है? राज्यपाल हो जाता है। यहां भी राज्यपाल हो गया, बाकी सारी चीजें वही हैं। ठीक है, तो यहां आपने अगर एक चीज पढ़ लिया अच्छे से तो ये सारी चीजें आप उससे कंपेयर कर सकते हैं। अगर हम सदस्यता की समाप्ति की बात करें, ये डिस्क्वालिफिकेशन की शर्तें आप लोगों ने देख ली। सदस्यता की समाप्ति एक तो आसान सा तरीका है कि आप खुद त्याग पत्र दे दीजिए, रेजिग्नेशन दीजिए। ठीक है, तो रेजिग्नेशन देंगे किसको, ये भी प्रश्न बनता है। तो ये जो सदस्य होंगे वो सभापति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र देंगे। ठीक है, और उसे जो है पीठासीन अधिकारी ने स्वीकार कर लिया हो, अगर उसे एक्सेप्ट, अगर आपने रेजिग्नेशन दे दिया लेकिन अगर उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है तो फिर आपकी जो सदस्यता है वो समाप्त नहीं होगी। ठीक है, सेम उसी तरह से यहां भी है, जो आपका लोकसभा है और लोकसभा और ये राज्यसभा, दोनों में सेम चीजें थी। ठीक है, और चलिए पहले एक देखते हैं, सब सेम उसी तरह से है। और दूसरी चीज क्या है, संविधान में बताई गई निर्हरताओं का भागी हो जाए, जो भी डिस्क्वालिफिकेशन की बात की गई है उसका अगर भागी हो जाते हैं तो आपकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। अगर आप बिना अनुमति लिए 60 दिन तक अनुपस्थित होते हैं, बिना अनुमति लिए, ठीक है, सदन की अनुमति बिना लिए अगर आप 60 दिन तक अनुपस्थित होते हैं तो आपकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, अगर न्यायालय के द्वारा उस चुनाव को ही अवैध घोषित कर दिया जाए जिसके आधार पर व्यक्ति सदन का सदस्य बना हो, ठीक है, तब भी आप क्या हो जाएंगे, आपके सदस्यता की समाप्ति हो जाएगी। अगर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल बना दिया जाए, देखिए अगर आप राष्ट्रपति बन जाते हैं, उपराष्ट्रपति या राज्यपाल बना दिए जाते हैं तो आपकी सदस्यता समाप्त तो हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या राज्यपाल, ठीक है, ये उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं। क्वालिफिकेशन तो होनी चाहिए, सदस्य बनने की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, लेकिन जब आप बन जाते हैं तो आपको अपने सदन से त्यागपत्र देना होता है। तो अगर आप बन गए तो ऑटोमेटिक आपका यहां से सदस्यता समाप्त हो जाती है। यदि अनुचित आचरण के कारण निष्कासित कर दिया जाता है, आपके आचरण ऐसे हैं, अनुचित हैं, और सदन के अध्यक्ष के द्वारा या फिर चेयरमैन के द्वारा या स्पीकर के द्वारा अगर आपको वहां से निष्कासित कर दिया जाता है तो आपकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। तो सेम यही सारी चीजें यहां भी हैं, 60 दिनों तक अनुपस्थित, और यहां पे क्या होता है, आप राष्ट्रपति, उपराज्यपाल बना दिया जाता है, ठीक है, अनुचित कारणों के द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है। तो ये सेम चीजें यहां पे भी हैं। ठीक है, तो आपने सदस्यता की समाप्ति होने का आपने देख लिया। अगर यही चीजें, सेम चीजें, अब यहां पे देखिए, यहां पे आप सभापति को संबोधित करके जो है अपना रेजिग्नेशन देंगे। अगर आप लोकसभा में दे रहे हैं तो जो स्पीकर होगा, सभा का अध्यक्ष होगा, उसको त्यागपत्र देंगे। ठीक है, और वही सारी चीजें हैं। अगर आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल में देना है, विधान परिषद में, तो वहां सभापति होता है, उसको त्यागपत्र देंगे, 60 दिन अनुपस्थित हैं। सदन के अध्यक्ष को विधानसभा में देते हैं, तो सेम चीजें वहीं पे है। अगर पदाधिकारी की बात की जाए तो सदन का सदस्य नहीं होता है, जो सभापति होता है दोस्तों, राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उस सदन का सदस्य नहीं होता है। उपसभापति देखिए सदन का सदस्य होता है, उपसभापति जो होता है वो सदन का सदस्य होता है। अध्यक्ष जो होता है वो सदन का सदस्य होता है। जो लोकसभा होता है उसका जो स्पीकर होता है वो सदन का सदस्य होता है। उपाध्यक्ष जो होता है वो भी सदन का सदस्य होता है। ठीक है, लेकिन सभापति, जिसको आप क्या कहते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट सदन का सदस्य नहीं होता है। इसमें जो सदन का सदस्य होता है कौन, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होता है। देखिए इन दोनों में डिफरेंस देखिए। अगर आप बात करें विधान परिषद की, तो विधान परिषद का जो सभापति होता है वो तो सदन का सदस्य होता है, लेकिन जो सभापति होता है, चूंकि वो वाइस प्रेसिडेंट होता है, उपराष्ट्रपति होता है, और वो सदन का सदस्य नहीं होता है। यहां अगर बात करें विधान परिषद में तो ये सदन का सदस्य होता है।
अध्यक्ष जो होता है विधानसभा का वो भी सदन का सदस्य होता है, केवल ये जो उपाध्यक्ष होता है वो भी सदन का सदस्य होता है। चलिए एक क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। अगर मान लीजिए अगर संयुक्त बैठक बुलाई जाए लोकसभा और राज्यसभा का, ठीक है, संयुक्त बैठक अगर बुलाई जाती है लोकसभा और राज्यसभा की, तो सबसे पहला प्रश्न तो ये बनता है कि उसकी अध्यक्षता कौन करेगा। तो उसकी अध्यक्षता दोस्तों कौन करता है, तो वो स्पीकर उसकी अध्यक्षता करता है, ठीक है। स्पीकर जो होता है लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उसकी अध्यक्षता करता है, ठीक है। लेकिन अगर लोकसभा का अध्यक्ष उपस्थित नहीं है तब उसकी अध्यक्षता कौन करेगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि राज्यसभा का सभापति करेगा, तो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो अध्यक्षता नहीं करता है। कारण यही है कि वो सदन का सदस्य ही नहीं होता है, और जब वो सदन का सदस्य ही नहीं होता है तो उसकी अध्यक्षता कैसे कर सकता है। तो ये क्वेश्चन आपसे अनेकों बार पूछा जाता है कि अगर स्पीकर उपस्थित नहीं है तो संयुक्त बैठक अगर राज्यसभा और लोकसभा की बुलाई जाती है तो क्या उसकी सदस्यता उसकी अध्यक्षता कौन करेगा। तो ये सभापति नहीं कर सकता है, तब कौन करेगा, तो उपसभापति करेगा, ठीक है, क्योंकि ये सदन का सदस्य होता है। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो ये जो है उपसभापति सदस्यता कर सकता है लेकिन सभापति सदस्यता नहीं कर सकता है, या फिर जिसको प्रेसिडेंट जिसको जो है उसकी अध्यक्ष बनाए, उसको प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाए, वो उसकी अध्यक्षता संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर सकता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि क्या संविधान संशोधन के लिए संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है लोकसभा और राज्यसभा की। तो जी नहीं दोस्तों, जब भी संविधान संशोधन की बात होगी तो उसके लिए संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है, ठीक है। अगर मनी बिल के लिए क्या बुलाई जा सकती है, तो नहीं बुलाई जा सकती है। मनी बिल केवल लोकसभा में पारित, सबसे पहले लोकसभा में उसको लाया जाता है, लोकसभा से पास हो जाता है तो राज्यसभा के लिए भेजा जाता है, और राज्यसभा के पास उसके लिए बहुत ज्यादा पावर नहीं होती है, 14 दिन तक वो रख सकते हैं। लेकिन अगर उसमें कुछ संशोधन करते हैं या बिना संशोधन किए अगर वापस कर देते हैं या नहीं भी करते हैं तो ऑटोमेटिक पास मान लिया जाता है। अगर संशोधन करके लोकसभा को वापस किया जाता है तो ये डिपेंड करता है लोकसभा पे कि उनके संशोधन को एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है, या पूर्व की तरह ही उसको पास कर दिया जाता है। और जब भी कभी मनी बिल लाया जाता है तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लाया जाता है, तो इसलिए मनी बिल जब राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति भी उस मनी बिल को नहीं रोकता है और वहां से पास कर दिया जाता है। तो आप लोगों ने इसको अच्छे से देख लिया, समझ लिया, विधान सभा विधान परिषद इन सभी के बारे में हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया है। तो आई होप अब आप लोगों के कोई भी डाउट्स नहीं बचे होंगे। अगर आपके कोई डाउट्स इससे संबंधित हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें, उसका सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दूंगा। और आप लोग ये बताइए, हमें कमेंट करके बताइए कि और किस किस टॉपिक पे आपको प्रॉब्लम होती है, उस टॉपिक पे आपके लिए स्पेशली वीडियो लाया जाएगा। थैंक यू गाइज। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक तो बनता है अगर आपको पसंद आया हो तो, और आप अपने फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए आगे से कंटिन्यू और मेहनत से वीडियो लाते रहें। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।